हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पाठशाला के एप्लीकेशन पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। तो बताइए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? पीरियोडिक टेबल ना। पीरियोडिक टेबल में बेसिक बातों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। वर्तमान में तो हम लोग इतिहास देख रहे हैं ना कि ये जो आपके सामने इमेज लगी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, इसके विकास के पीछे कहानी क्या थी, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके अथक प्रयास के माध्यम से आपका आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जानकारी हमने दी थी कि डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है ना। इसके आगे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम, मतलब ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं आपकी इस स्क्रीन बोर्ड पर, इसे तो हमने बोल बोल कर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था ना। आप जानते हैं कि शनिवार वाली क्लास में यानी कि परसों वाली क्लास में इन सारी बातों को हमने खूब अच्छे तरीके से पहले बोल बोल कर आप लोगों को समझा रखा है ना। और उसमें से अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या था, आप लोगों को यहाँ पर डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत समझाया था। अब एक बार सभी लोग करो क्या कि हमारे साथ ना इसे रिवाइज कर लो। देखो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1817 में 1817 में अपना ट्रायड्स लॉ दिया हुआ था। इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांट कर रखना शुरू किया है और इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था बताओ? परमाणु भार ही इनका आधार था। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को लगाया और व्यवस्था क्या की? व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करी कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार बाकी दोनों तत्वों के परमाणु भार के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ऐसा दिया भी, ऐसा दिख भी रहा है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से भाई देखो इनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि जो बीच वाला तत्व है आपका सोडियम, इसका जो परमाणु भार है बाकी दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी आप लोग देख पाते हो। तो ये बातें तो आप लोगों को हमने परसों वाली क्लास पे अच्छे से सिखा रखी है। गुड मॉर्निंग रविकांत, गुड मॉर्निंग रेशमी, गुड मॉर्निंग बादल, प्रिया, निशा, सभी का स्वागत है। ओडम कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, तो इसी के आगे फिर आगे बढ़ना था ना हम लोगों को। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने परसों वाली क्लास में सारी चीज़ें आप लोगों को बोल बोल कर अच्छे तरीके से समझाई हैं। तो ठीक, तो ये काम आज मैं क्या करूँगा, आज इन सभी बातों को मैं लिखने वाला हूँ। इस तो बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोगों को ये पता ही है कि डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि सभी तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांट कर रखना संभव नहीं था। ये सारी बातें हम बता चुके हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि इसे आपने रिवाइज किया होगा। बहुत कुछ हमने लिखवाया नहीं था, लेकिन इतिहास वाली पूरी बात तो हमने आप लोगों को क्या किया था, बोल बोल कर हमने याद ही करवा दिया था। चलिए इसके बाद सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग क्या बनाएंगे सभी लोग? देखो देखो इससे क्या होता है ना कि पुरानी बातें अच्छे से रिकॉल भी हो जाती हैं और अंततः हमें सारी बातें याद रहती हैं। चलिए अब इस बार आप लिखिएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का कौन सा नियम? न्यूलैंड का अष्टक नियम आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अभी हम डिस्कस किसकी बात करने चल रहे हैं? यहाँ पर हम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की बात करने चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग तनु, प्रिया बेटा, सभी का स्वागत है। तो एक बार अच्छे तरीके से पहले सुन लो फिर लिखवाते हैं। देखिए न्यूलैंड साहब भी जब आते हैं ना तो इन्होंने भी अपने क्लासिफिकेशन का आधार क्या बनाया? इन्होंने भी अपने क्लासिफिकेशन का आधार बनाया था क्या भाई?
इन्होंने भी अपने क्लासिफिकेशन का आधार बनाया था परमाणु भार। मैंने आप लोगों को परसों बताया था कि जितने भी ऊपर के वैज्ञानिक हैं मोजले साहब को छोड़कर, इन सभी की क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? परमाणु भार यानी कि एटॉमिक नंबर ही था। ये क्या करते हैं लीलैंड साहब, ये भी क्या करते हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाते हैं और ये हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं, थोरियम तक इनका क्लासिफिकेशन जाता है। इनके समय तक 56 तत्व ज्ञात था। अच्छा, इनका मानना ये था कि अगर हम तत्वों को 8-8 के समूहों में बांट कर रखें तो एक जो प्रत्येक तत्व होगा वो अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखेगा। ऐसा इन्होंने किया भी, लेकिन जानते हैं इनका क्लासिफिकेशन केवल क्लोरीन तक चल पाया। क्लोरीन के बाद इनका क्लासिफिकेशन फेल हुआ और जब 56 से अधिक तत्वों को खोजा गया तो न्यूलैंड भाई साहब का नियम भी पूरी तरीके से फेल कर जाता है। आइए इस बात को तेजी से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि भाई देखो हमने बोल बोलकर अच्छे तरीके से सारी बातें आप लोगों को समझा रखी हैं, फिर भी देखो हल्का सा हमने यहाँ पर हिंट कर दिया। हल्का सा क्या है, पूरा ही बता दिया गया आप लोगों को। इंग्लिश में लिखना चाहे लिख लीजिएगा आप सभी लोग। इसी पर आप क्या पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स या न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। समझ पा रहे हो आप लोग? न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। चलिए लिखिए, देखिए न्यूलैंड ने भी परमाणु भार को ही, न्यूलैंड ने ही परमाणु भार को ही अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। न्यूलैंड ने भी परमाणु भार को ही अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। लिखिए, आगे लिखिएगा, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास लिख लीजिएगा, ठीक। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाया। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाया। आगे लिखिएगा, क्लासिफिकेशन की शुरुआत यानी कि वर्गीकरण की शुरुआत सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व, वर्गीकरण की शुरुआत सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन तक हुई। हाइड्रोजन से हुई। सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से हुई। और इनका क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण थोरियम तक समाप्त हो गया।
इनका क्लासिफिकेशन कहाँ तक, थोरियम तक समाप्त हो गया, थोरियम तक समाप्त हो गया। आगे लिखिएगा, इतना लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। आगे लिखिएगा। देखिएगा, न्यूलैंड ने तत्वों को 8-8 के समूहों में बांटकर तत्वों को 8-8 के समूहों में बांटकर रखना शुरू किया, 8-8 के समूहों में बांटकर रखना शुरू किया। आगे लिखिए, इनका मानना था कि प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के, प्रत्येक तत्व, आगे लिखिए, अपने से 8वें तत्व के, प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझेंगे आप ना, तब इसे और बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। जैसे एक बार यहां पर आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, और आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने क्या कहा, इनकी क्लासिफिकेशन की शुरुआत ही कहाँ से होती है। गुड मॉर्निंग रोशन, ठीक। चलो ध्यान से यहाँ पर देखना। गुड मॉर्निंग गंगा प्रसाद, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिएगा। जैसे अब इनके क्लासिफिकेशन को हम लोग देखें तो हमने कहा हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, रखा हाइड्रोजन, रखा फिर हीलियम, रखा लिथियम, रखते हैं बेरिलियम, रखते हैं बोरॉन, रखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से लिखिए तो आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। कौन कौन सा, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके साथ साथ बेरिलियम। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि आप इनके प्रतीक चिन्हों को शामिल कीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ना, इसके साथ साथ बेरिलियम, इसके बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ना, नियॉन। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे, कुछ इस प्रकार से रख रहे थे। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आपने लिखा। आप चाहे तो सोडियम भी शामिल कर लीजिए। मतलब इस प्रकार से क्या कर रहे थे, इस प्रकार से ये तत्वों को क्या कर रहे थे, वर्गीकृत कर रहे थे। और ये कह क्या रहे थे कि जो प्रत्येक तत्व होता है अपने से 8वें, प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। यानी कि ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसके साथ बता रहे थे, फ्लोरीन के साथ बता रहे थे। हीलियम की प्रॉपर्टी किसके साथ बता रहे थे, नियॉन के साथ बता रहे थे। और वैसे अगर देखा जाए, अगर आप इनकी क्लासिफिकेशन को समझने का ही प्रयास करें तो यहाँ पर आप लोग समझ पाओगे। भाई हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी एक प्रकार की गैस होती है, फ्लोरीन भी तुम्हारी एक प्रकार की गैस होती है। समझ पा रहे हैं, हाइड्रोजन भी मोस्ट रिएक्टिव गैस है।
मतलब वायु वगैरह से अवक्रिया करके हाइड्रोजन जल जाती है। और फ्लोरीन भी, फ्लोरीन तुम्हारा हैलोजेंस में जो 17th ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 17th ग्रुप में ये जो आपका फ्लोरीन दिख रहा है बेटा सबसे ऊपर ना, जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जिसका 9 है, ये भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। किसमें? अगर हम हैलोजेंस में देखें। उसी प्रकार तुम देखो यहाँ पर हीलियम की सिमिलरिटी किसके साथ दर्शाई जा रही है? हीलियम को सेट किया जा रहा है नियॉन के साथ। भाई हीलियम नियॉन के साथ रखा ही जाएगा। हीलियम तुम्हारा क्या है? इनर्ट गैस है। हीलियम भी तुम्हारी अक्रिय गैस है, साथ ही साथ नियॉन भी तुम्हारी अक्रिय गैस है। इस प्रकार से इन्होंने रखा, तो यानी ये सेट तो हो रहा था, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इनका नियम पूरी तरीके से फेल कर जाता है। ये यहां तक तो सेट हो जाता है कुछ मामलों में, यानी कुछ जगहों तक ये सेट होता है, लेकिन आगे चलकर होता क्या है कि इनका नियम भी फेल कर जाता है। नोट करके इसे चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। समझ पा रहे कि नहीं वाली बात? लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, लेकिन आगे चलकर न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल कर जाता है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कर जाता है बताओ? फेल कर जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कर जाता है बेटा? फेल कर जाता है। समझ पा रहे? लिखिए, इनके समय तक 56 एलिमेंट ज्ञात थे। लिखिएगा, इनके समय तक 56 तत्व ज्ञात थे, और तत्वों की खोज होने पर उन सभी को आठ के समूहों में, आठ के समूहों में बांट कर रख पाना, 8 के समूहों में बांट कर रख पाना संभव ना हुआ। बांट कर रख पाना संभव ना हो सका। बांट कर रख पाना संभव ना हो सका। समझ पा रहे हैं? तो ये वाली सारी बातें आपको हमने बोल बोल के बताई हैं। बताइए, समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? भाई ये बताओ, ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो रहा है? देखो, जो चीज़ें बेटा हमने आप लोगों को परसों समझाई थी, एक नहीं 2 बार चीज़ें आप लोगों को हमने बताई थी ना, 2 बार पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी, और वही बातें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो इतना समझाने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बार फिर समझा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। तो अब तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। नहीं पता लगा पीरियोडिक टेबल देखकर आप लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं, गुरुजी आज तक इसे नहीं याद किया जा सका है ना, तो उसका मतलब हम याद नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? लोथर मेयर साहब आते हैं। लोथर मेयर साहब आते हैं, लेकिन लोथर मेयर साहब का भी परमाणु सिद्धांत क्या हो गया था? फेल कर गया था। लोथर मेयर ने भी क्या किया? देखो, इसके बाद अगर नंबरिंग आप देखें, हमने नाम तो लिख दिया है यहां पर किसका? लोथर मेयर का। लोथर मेयर का परमाणु वक्र या परमाणु आयतन का सिद्धांत आता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन इनका नियम, इनका सिद्धांत भी फेल कर जाता है बेटा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्होंने भी तत्वों को बांट कर रखा, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही रख रहे थे। लोथर मेयर भी क्या कर रहे थे? तत्वों को एटॉमिक वेट के आधार पर भी सेट कर रहे थे, लेकिन इनका नियम भी आगे चलकर फेल कर जाता है। फिर कौन आते हैं? फिर मेंडलीफ आते हैं। आपकी हेडिंग अब पढ़नी क्या चाहिए? लिख लीजिएगा, मेंडलीफ लॉ। लिखिएगा, मेंडलीव का आवर्त नियम।
मेंडलीव कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं मेंडलीव लिखा होता है, एक ही बात है। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम समझ पा रहे हैं? हाँ, अब कौन आ जाते हैं भाई? अब आपके आ गए हैं मेंडलीव साहब, ठीक है। मेंडलीव मेंडलीव आवर्त लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ध्यान से देखिएगा। मेंडलीव साहब का आवर्त नियम आता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब इनका आवर्त नियम क्या है? ये पहली बात तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग यहाँ पर बताओगे कि ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? ये वैज्ञानिक आपके रूस के थे ना, ये आप लोगों को जानकारी हमने दे रखी है। कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? ये जो है रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूस के वैज्ञानिक थे। देख लीजिएगा, इनका आवर्त नियम जानते हैं? इनका पीरियोडिक लॉ कब आता है? ये बात है 1869 की। अच्छा, 1869 को हम 19th सेंचुरी के मिड में कह सकते हैं ना, 19वीं शताब्दी के मध्य में। रशियन वैज्ञानिक कौन आते हैं? मेंडलीव आते हैं। इन्होंने क्या किया? हमने आप लोगों को बताया है कि इन्होंने खूब अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खूब अध्ययन किया। किसका? एलिमेंट्स को अध्ययन किया, अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा। सभी एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकलते हैं? ये कहते हैं तत्वों का जो गुणधर्म होता है ना, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। अब इसका मतलब क्या है? लिखिए, इस प्रकार से लिखिएगा 1869 में, या साफ साफ लिखो 19वीं शताब्दी के मध्य में। ऐसे लिखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में मध्य में क्या कहा जा सकता है ना, लगभग कहा जा सकता है, लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों का गहनता से अध्ययन करके, तत्वों का गहनता से अध्ययन करके एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। देखिए, इनका मानना था कि देखो यहाँ पर बेटा सभी बातें हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि हमेशा आप लोगों को याद रहे। दरअसल क्या है, हमने 2-3 बार चीज़ों को बोला तो होगा, आप में से अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनको सारी बातें याद हो चुकी होंगी, लेकिन अभी तो याद है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये कठिन है।
तो आगे चल के भूल जाएगा, इस वजह से इसे लिखना बहुत जरूरी होगा। समझ पा रहे हैं? इनका मानना था कि तत्वों के गुणधर्म, बताइए आप लोग, क्या हमारी राइटिंग ठीक तरीके से आ रही है? क्या जो हम लिखते हैं उसे आप लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं, एक बार हमें बता दीजिए तो। हाँ, नहीं तो और हम सुंदर सुंदर शब्दों में लिखे। हाँ, इनका मानना था कि तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु भार, देखो ये भी आधार किसको बता रहे हैं? एटॉमिक वेट को ये भी आधार बता रहे हैं। इनके तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात, अब इसका मतलब समझा देते हैं आप लोगों को, इसका मतलब क्या है। अर्थात यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाएं, या परमाणु भारों के, उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लगाएं या क्रम में सजाएं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आने लगते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद, आगे लिखो, समान गुणधर्म वाले तत्व आने लगते हैं। समान गुणधर्म वाले तत्व आने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? हाँ जी। ठीक है। यहां पर देखो इन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी के मिड में रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव ने डीपली स्टडी किया किसका, जितने एलिमेंट्स इनके समय तक ज्ञात थे। बेटा कुल कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे? 63 एलिमेंट इनके समय तक जो है जानकारी में आए, उसका अध्ययन करके इन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ को दुनिया के सामने रखा। इन्होंने क्या कहा, सरल भाषा में समझ लो भाई, अंग्रेजी वाले ध्यान से यहां पर समझ लो। इनका मानना यह था बेटा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में रखें, एटॉमिक वेट के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में रखें, तो होगा क्या कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ऐसा देखा जाएगा कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगी। समझ पा रहे? इस रूप में अगर आप लोग लिखना चाहें बेटा तो लिख लीजिएगा। उज्जवल, मुझे लगता है कि बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलो अब आगे लिखिएगा। अगला क्या है, आप लोग ऐसा ना एक काम करो, अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग क्या, नोट करके पहले एक बात लिखिएगा, फिर यहां पर उपलब्धियां और कमियों की चर्चा यहां पर हम लोग कर लेंगे। ठीक, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि जो तुम्हारे सामने ये दिख रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बनाया ही गया था किसके माध्यम से? आप याद रखिएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है। हमारे मेंडलीव साहब ने इस पर बहुत मेहनत किया हुआ है। बस क्या किया है कि जो मोजले साहब आए हैं, मोजले साहब ने बस इसको चमका दिया है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को क्या समझाया था, हमने समझाया था भाई कि मेंडलीव साहब मान लो हो गए मिस्त्री, राजगीर हो गए।
राजमिस्त्री जिसे आप लोग कहते हैं, जिसने नींव बनाई, जिसने बहुत मेहनत करी, जिसने मकान तैयार किया, अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रह गया था, मान लीजिए कि छत रह गया था और रगाई पुताई रह गई थी, उसका काम किसने किया था? मोजले साहब ने किया था। लेकिन मेन काम किसने किया था? ये जो बना है, जिसकी शकल सूरत आप लोग इस रूप में देख रहे हैं, इसके पीछे आधार ही मेंडलीव साहब हैं। बहुत मेहनत उन्होंने करी थी, बहुत गहनता से अध्ययन किया था। बस रंग चोंगे के आप कह सकते हैं कि मोजले साहब ने इसको खड़ा कर दिया, बना दिया, अलग की बात है, लेकिन मेहनत करने का काम किसका है? मेंडलीव का ही है बेटा। ये हमने समझाया था आपको उस दिन भी। चलिए आज भी यहां पर लिखिए, नोट लगा के लिखिएगा। लिखिएगा, मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया, या आप ऐसा सीधा सीधा लिखो, आवर्त सारणी का निर्माण, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी यानी कि लिखो पीरियोडिक टेबल का निर्माण आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण सबसे पहले मेंडलीव ने ही किया था। किसने किया था बताओ? सबसे पहले मेंडलीव ने ही किया था। पीरियोडिक टेबल का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीव ने ही किया था। याद रखिएगा। मतलब कैसे कैसे जी? ऐसे ऐसे बांटे थे, ऐसे ऐसे खाना बना दिए थे ना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे ऐसे बांटने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे पता है? मेंडलीव ही थे। हाँ, ध्यान से सब लोग यहाँ पर मेरी बात को समझेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जल्दी जल्दी बताओ। अरे समझ रहे कि नहीं जी? अब मैं क्या करता हूँ बेटा, हमने ना अब यहाँ पर हमें क्या देखना है ना, हमें यहाँ पर उपलब्धियाँ देखना है। लिख लो उपलब्धियाँ। ध्यान से यहाँ पर देखो, मेंडलीव के आवर्त नियम की उपलब्धियाँ। हेडिंग बना लो, मेंडलीव के आवर्त नियम की। भाई देखो, हम प्रयास करते हैं ना कि हम सुंदर सुंदर शब्दों में ही बेटा लिखें, लेकिन बहुत ज़्यादा राइटिंग बना बना के लिखेंगे तो आराम आराम से लिखेंगे, छापे के अक्षर हो जाएंगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूँ बेटा, वो आपको बाद में भी समझ में आता होगा। अब इतने दिनों का हम लोगों का सफ़र हो गया है कि आप हमारे वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ ना। लेकिन फिर भी मैं प्रयास यही करता हूँ कि आप हमारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से ही समझ पाऊँ। जितना हो सकता है उससे बेहतर लिखने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक? हाँ, और मेरे साथ आप अगर लिख रहे हैं तो बोल बोल के यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो मेंडलीव के आवर्त नियम की विशेषताएं लिख लो या उपलब्धियां लिख लो, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। उपलब्धियां, मेंडलीव के आवर्त नियम की उपलब्धियां ना। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव achievement of Mendeleev's periodic law. Achievement of Mendeleev periodic law. मेंडलीव के आवर्त नियम की विशेषताएं क्या थी, इसे लिखिएगा। सबसे पहली विशेषता क्या थी बेटा, समझो। सबसे पहली विशेषता क्या थी, लिखिएगा। मेंडलीव ने आपको मैंने बताया था ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी बेटा, कि इन्होंने ना
इन्होंने बहुत सारे खाली स्थान छोड़े थे। ये जब अपना बनाए थे पीरियोडिक टेबल मेंडलीव भाई साहब, तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने ना अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान छोड़ा था। क्यों? क्योंकि इनको पहले से अनुमान था, इनको पता था। अच्छा, इनके समय तक केवल 63 एलिमेंट्स ही याद थे, 63 एलिमेंट्स ही खोजे गए थे बेटा। तो इनको पहले से यह अनुमान था कि अभी और एलिमेंट्स, अभी और तत्वों की खोज होना बाकी है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ा था। और ऐसा हुआ भी बेटा कि जब कुछ और तत्वों की खोज आगे चलकर हुई, जैसे अक्रिय गैसों की जब खोज हुई, तो इनकी पुरानी व्यवस्थाओं को बिना परिवर्तित किए उन तत्वों को स्थान दिया गया। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसे आप लोग यहाँ पर लिख लो हमारे साथ। लिखिएगा, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े। कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस प्रकार मेंडलीव ने और भी तत्वों के खोजे जाने का इस प्रकार मेंडलीव ने और भी तत्वों के खोजे जाने का पूर्वानुमान लगाया। खोजे जाने का क्या लगाया? पूर्वानुमान लगाया। और भी तत्वों के खोजे जाने का पूर्वानुमान लगाया। और भी तत्वों के खोजे जाने का पूर्वानुमान लगाया। देखिएगा, इनके समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। इनके समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। और तत्वों की जब खोज हुई, और तत्वों की जब खोज हुई, जैसे कि लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर अक्रिय गैसें। हुई, जैसे कि अक्रिय गैसें 18th ग्रुप, 18वां वर्ग। अक्रिय गैसें जिसे इनर्ट गैसेज कहा जाता है बेटा। क्या कहते हैं? नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज कहा जाता है। जैसे कि अक्रिय गैसेज ना, तो खोज हुई, तो पुरानी व्यवस्था में बिना परिवर्तन किए तो पुरानी व्यवस्था में आगे लिखो, बिना परिवर्तन किए उन तत्वों को आवर्त सारणी में जगह मिली। पुरानी व्यवस्था में बिना परिवर्तन किए उन तत्वों को आवर्त सारणी में
जगह दी गई या जगह मिली, ये क्या थी बेटा? ये मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अच्छा, एक विशेषता इनकी और थी, इसे आप चाहें तो नंबर 2 करके लिख सकते हैं। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी से बताओ। नंबर 1 नंबर 2 नहीं करोगे क्या? अरे कर लो भाई, नाराज मत हो। नाराज हैं क्या आप लोग? गुरुजी आज बहुत लिखवा रहे हैं आप। लिखना जरूरी है बेटा, ये आज तो तुम्हें याद है ना, आगे चल के जैसे मान लो कि 20 दिन बीत गया अगर तो भुला जाओगे तुम लोग, इसलिए लिखना जरूरी है। अच्छा, इनकी अगली विशेषता क्या थी, इसे लिखो। लिखो, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रखा गया। समान समूह यानी कि सेम ग्रुप। समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रखा गया। क्या भाई? रखा गया। जिनकी प्रॉपर्टी बेटा सिमिलर थी उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। भाई उज्जवल समझ में आ रही है बेटा? बहुत ज्यादा हिंदी हिंदी हो जा रहा है क्या? एक बार यहां पर मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बता दें बेटा। हमने कहा कुछ रिक्त स्थान ना, कुछ स्पेस छोड़ रखा था इन्होंने। किसने? अपने द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ रखा था। देखो, इनके समय तक मैंने कहा बेटा 63 तत्व ज्ञात थे, और जब आगे चल के और एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए ना, तो इनकी व्यवस्था में, इनकी पीरियोडिक टेबल में बिना किसी संशोधन के, बिना किसी चेंजिंग के, इन खोजे गए न्यू एलिमेंट्स को, जिनकी डिस्कवरी अभी नई नई हुई थी 63 तत्वों के बाद, उनको इनके पीरियोडिक टेबल में बिना किसी तत्व के स्पेस को बदले बिना भी सजाया गया। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिनकी प्रॉपर्टी समान थी, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया, उनको समान वर्ग में रखा गया। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन जब इतनी विशेषताएं थी तो क्या हो सकता थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने की? लिखिए, अब इनकी कुछ कमियां थी। क्या थी इनकी कमियां थी? आइए इसे देखते हैं। हेडिंग सब लोग बना लो। क्या करो बेटा, हेडिंग सब लोग यहां पर डाल दो। क्या है हेडिंग? तो हेडिंग आप लोग हमारे साथ बनाओ। लिखो, मेंडलीव की आवर्त नियम की कमियां। मेंडलीव की आवर्त नियम की कमियां। मेंडलीव की आवर्त नियम की कमियां। कमियां जिसे लिख लो, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ बेटा 2-3 कमी है इनकी, तो इनकी कमी को तेजी से हमारे साथ क्या करो, इनकी कमी को तेजी से हमारे साथ नोट कर लो। इनकी पहली कमी तो ये थी कि हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया था। बोलो। हाँ बिल्कुल नीतीश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, ठीक है, यहां पर ध्यान से बेटा बातों को समझना। इनकी पहली कमी क्या थी मैं आप लोगों को बताऊं। लिखो, हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। इनकी आवर्त सारणी में ना हाइड्रोजन का स्थान फिक्स ही नहीं था। लिखो, हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। नियत स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। पहली सबसे बड़ी कमी यही थी। हाइड्रोजन का जो स्थान था बेटा,
इसको फिक्स ही नहीं किया गया, हाइड्रोजन को फिक्स ही नहीं किया गया था। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में दाएं बाएं भाग रहा था बेचारा। हाँ नीतीश क्या कह रहे हैं बेटा? किताब की नाम बताओ तो एक बार। नीतीश जो आप कह रहे हैं उस किताब का एक बार नाम बताओ बेटा। चलो, हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, आगे देखो, तेजी से लिख लो भाई, ताकि कल आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक, इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा? आप लिखिए आइसोटोप्स। जानते हो, जो हमने आप लोगों को समस्थानिक पढ़ाया था, समस्थानिक, तो आपको मैंने बताया था कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। आइसोटोप्स के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप्स की, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। समान होते हुए भी, ऐसा लिख लो, समान होते हुए भी, रासायनिक गुणधर्म समान होते हुए भी उन्हें अलग अलग वर्गों में या आवर्तों में रखा गया। उन्हें अलग अलग आवर्तों में या वर्गों में रखा गया। उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया। उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया। अलग अलग वर्गों में रखा गया। भाई अगर केमिकल प्रॉपर्टी बेटा सिमिलर है, भाई कोई अगर ऐसा एलिमेंट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो हमने आप लोगों से क्या कहा यहां पर, अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर यहां पर सिमिलर है, तो एक चीज समझने का प्रयास करना आप लोग, अगर केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है तो उन्हें सेम ग्रुप में रखना चाहिए था। उन्हें क्या रखना चाहिए था बेटा? उनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन याद रखना, लेकिन आप लोग यहां पर याद रखना, इनको समान वर्ग में नहीं रखा गया। नीतीश जो बेटा बता रहे हो वो सारी चीजें आप जाकर देखोगे तो यहां पर जो आप लोगों को बताया जाए उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है, अलग होता है। देखो मार्केट में सभी किताबें लगभग समान होती हैं, सभी किताबों में बेटा लगभग समान कंटेंट ही दिया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम है तो कुछ किताबें क्या ही अलग से लिख देंगी। अगर मेंडलीव साहब का ये आवर्त नियम है तो किताबें क्या ही अलग लिख देंगी। भाई जो बात है वही तो लिखेंगे बेटा, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग सकता है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का जवाब देना। ठीक, आगे देखो नंबर तीसरा, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, ABCD बेटा अगर लिखा रहेगा, ABCD अगर कहीं लिखा रहेगा तो हर एक किताब में ABCD समान रूप से ही लिखा रहता है। उसमें ऐसा थोड़ी है कि ABCD को अलग अलग कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, सारे कंटेंट बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तुम किसी किताब को पढ़ लोगे, दाएं बाएं आप लोगों को सारी चीजें वैसी ही मिल जाएंगी, क्योंकि अंततः सब समान चीजों को ही पढ़ेंगे। अब मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में जितनी बातें बेटा हम बता रहे हैं, तुम किसी किताब में उठा के देखना, सब कुछ तुम्हें यही मिलेगा। समझ पा रहे हो? चलो आगे देखो। इसके बाद एक और इनकी बहुत बड़ी कमी थी, लिखिएगा लैंथेनाइड्स और लैंथेनाइड्स, क्या लिखिएगा? लिखिएगा लैंथेनाइड्स लैंथेनाइड व एक्टिनाइड समूहों को भी, एक्टिनाइड समूहों को भी कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड समूहों को भी कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। कोई नियत स्थान नहीं दिया गया।
कोई नियत स्थान नहीं दिया गया। तो ये इनकी क्या थी, ये इनकी कुछ कमियां थी, समझ पा रहे। अब इन्हीं कमियों को क्या किया जाएगा, इन्हीं कमियों को बेटा दूर किया जाएगा। इस चीज का देखो, इन्हीं कमियों को क्या किया जाएगा, इन्हीं कमियों को बेटा दूर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इनकी कमियों को दूर करने के लिए कौन आएंगे भाई, आप लोग हेडिंग आज ही बना लीजिएगा। अब आएगा आधुनिक आवर्त नियम, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका आएगा। अच्छा, एक चीज और नोट लगा के यहां पर लिख लीजिएगा, आप सभी लोग नोट लगा के लिखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे, इस बात का ध्यान रखो। लिखिएगा, मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी में, साफ साफ लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 7 आवर्त, 7 आवर्त, आवर्तों को अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, हम दिखाएंगे आप लोगों को। 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड व 9 वर्ग थे, 9 वर्ग यहां पर लिख लो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त, वर्ग को क्या पढ़ा जाता है, ग्रुप पढ़ा जाता है, 9 वर्ग थे। अच्छा, समझ पा रहे हैं, ये इसे लिख लीजिएगा 7 पीरियड। पीरियड को क्या कहते हैं बेटा, जो आपकी यहां पर क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, कुछ इस रूप में जो पंक्तियां होती हैं बेटा, इसे क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। और इस प्रकार से जो लाइन्स होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वर्ग कहा जाता है, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। तो ऐसे आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या कितनी होती है, ऐसे आवर्तों और वर्गों की संख्या इसमें 9 होती है। देखो अब क्या आएगा, हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, इसको हम कल लिखवाएंगे। लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, आधुनिक आवर्त नियम, या साफ साफ ऐसा ही लिख लो, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या लिखोगे, लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, समझ पा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कौन आएंगे, मोजले साहब आएंगे। मोजले साहब क्या करेंगे, समझने का प्रयास करना। मोजले साहब क्या करेंगे बेटा, यही जो कमियां हैं, इन्हीं कमियों को दूर करेंगे। इन्हीं कमियों को दूर करके क्या ये कर देंगे, ये करेंगे थोड़ा सा परिवर्तन। समझ पा रहे हैं, अभी तक सभी लोग आधार किसको बना रहे थे, एटॉमिक वेट को, लेकिन ये आधार किसको बनाएंगे, एटॉमिक नंबर को। ये सबसे पहले तो मूल व्यवस्था ही परिवर्तित कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, तत्वों का परमाणु भार नहीं, तत्वों का परमाणु क्रमांक उनके आवर्ती फलन होते हैं। यानी इनका मानना था कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के क्रम में न लगाकर परमाणु संख्या के क्रम में लगाएं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आने लगेंगे। ऐसा इन्होंने किया भी। इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये परिवर्तन करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। समझ पा रहे हैं, जिसमें वर्तमान बेटा 118 तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें याद रखिएगा आपके 98 तो प्राकृतिक है, फिर कितने बच गए, 20 आपके मैनमेड है, कृत्रिम है। अगर धातु और अधातु की बात करेगा, 91 तो आप लोगों के धातु हैं, 27 आप लोगों की अधातुएं हैं। जितने 118 तत्व हैं, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। यहां पर है एस ब्लॉक, यहां पर पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। हमने समझा रखा है पहला और दूसरा वर्ग। अगर ऐसे ऐसे देखोगे बेटा, ऐसे ऐसे लाइंस कितनी है, काउंट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे लाइंस आपकी है 18। कितनी है, 18। तो पहला और दूसरा जो वर्ग है ना आपका, इसमें एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया। 13 से लेके 18 में आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया।
तीसरे से लेके 12वें तक के आपके ग्रुप में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण धातुओं को कहां पर रखा गया बेटा? यानी कि मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, जिसको हम लैंथेनाइड्स और क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें तत्वों की संख्या भी, एलिमेंट्स का नंबर भी फिक्स है। एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में क्या 28। इस प्रकार से कल आप लोगों को हम सारी जानकारी हम देंगे। और हाँ, हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा देखिए, जो भी जिस भी किसी टीचर का बेटा कंटेंट आता है, कोई भी टीचर हो, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे तो हमारे पास बहुत सारी मानक पुस्तकें होती हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, समझ पा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सोर्स। लेकिन जहाँ पर तुम्हारा कंटेंट सबसे बेस्ट तरीके से लिखा होता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, उनसे यहाँ पर मेन कंटेंट आप लोगों का आता है। समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों का रिसर्च करते हैं, निचोड़ निकालते हैं, उन किताबों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। या कभी कभी अगर लगता है कोई किताब ऐसी है मार्केट में जिसमें कोई टॉपिक बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया, मार्केट में 75 किताब है, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे सरल शब्दों में अगर कोई टॉपिक लिखा गया है तो चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। और लगभग कमोबेश अगर देखा जाए तो हर एक बेहतरीन किताबों में कंटेंट आपका समान ही रहता है। तो इस चीज से बिल्कुल आपको परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से निचोड़ बहुत सारी किताबों को आपका मिलता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, हम लोग करते क्या है कि दूध से मक्खन निकाल कर आप लोगों को दे दिया करते हैं, ठीक? हाँ जी, अंततः आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझें, यही प्रयास हम लोगों का रहता है। तो कल हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में कल समझाएंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स की चर्चा कर लेंगे आप लोगों से। अगले 2-3 क्लास में ये आपका पीरियोडिक टेबल अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतनी बातों को आप रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। कल कोई अगर समस्या होती है, कोई शिकायत होती है तो हमसे आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक? थैंक यू। हो गया।